नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम टॉपिक्स, तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और विश्लेषक के जरिए उन खबरों का विश्लेषण हम लोग यहां पर करते हैं। आज भी उसी विश्लेषण के लिए हम लोग, हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़े, उनका भी हम लोग यहां पर स्वागत करेंगे और उस खबरों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साल 2026 आ गया है, नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि ये साल भी पिछले साल से बेहतर हो और खुशियों से भरा हो। और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के शो का हम लोग आगाज करते हैं। तो बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, कहां से आई है बड़ी खबर, क्या नए नियम किए गए हैं लागू, इससे जुड़ी तमाम खबरों का आज हम लोग करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिनकार्ड के को फाउंडर एंड डायरेक्टर रवि दत्त शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो, और आपके सभी दर्शकों को। हम आशा करेंगे ये नया साल हम सभी के लिए नई उम्मीद लेके आए। और चूंकि हम लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो आशा करेंगे ये साल रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, जहां पर भी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो एक नई ऊंचाइयों को छुए। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपके साथ शो शुरू करते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं। पहले उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हालचाल ले लेते हैं। तो हाउस टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ है बदलाव, इसको लेकर हम लोग समझेंगे। उसके बाद घरों की सेल्स वैल्यू जो है वो बड़ी है और संख्या जो है वो घट गई है। कितनी बड़ी है, क्या कहते हैं आंकड़े, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे ऑफिस स्पेस लीजिंग स्तर रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, क्या है इसका आउटलुक, एक रिपोर्ट आई है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग सस्ता घर दिलवाने के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। कहाँ ये मामला हुआ है, कहाँ ठगी की गई है, क्या इससे सीख मिलती है, इसको हम लोग यहाँ पर पड़ताल करेंगे। और प्रॉपर्टी की कीमत में आया है 150% का उछाल, मतलब कहाँ का ये मामला है, ये भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और क्या वजह रही है उसको भी यहाँ पर हम लोग टटोलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, इन खबरों पर विश्लेषण करें एक बार। सर, मैं आपसे एक आउटलुक जानना चाहूँगा कि इस साल को आप कैसे देख रहे हैं, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्या देख रहे हैं कि मांग यहाँ पर बढ़ेगी, मांग यहाँ पर घटेगी। खास तौर पर अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि इस बार उसकी जो अफोर्डेबिलिटी होगी वो उसके यहाँ पर दायरे में आएंगी, मकान खरीदने की जो उनकी जो एक ललक है वो यहाँ पर पूरी हो पाएगी, जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? अभिषेक, आप देखेंगे प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं स्पेशली कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जाता है कि अगर आप एक रियल एस्टेट साइकिल को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, बिटवीन 2004 से लेके 2007-8 तक एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट साइकिल हमने देखी थी। और उसके बाद 9, 10, 11, 12 के बाद एक स्टैग्नेंट फेज देखने को हमें मिला, जो कि करीब 9 से 10 साल के आसपास चला। और कोविड के बाद हमने वो तेजी वापस से देखना स्टार्ट की। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तेजी बनी रहेगी, क्योंकि जब जब रियल एस्टेट साइकिल्स अपने बुल फेस में होती हैं तो एक टिपिकल जो साइकिल का टेन्योर है वो 7 से 13 साल है। हाँ, जाहिर सी बात है कि इस साल के जो नंबर्स आए हैं वो सिंगल डिजिट ग्रोथ आई है। लेकिन अगर हम उसे पिछले 2 साल से कंपेयर करेंगे, अगर हम बेस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे वो ग्रोथ अभी भी काफ़ी बड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी चीज़ की शुरुआत 100 से होती है और लास्ट 2 साल की जो ग्रोथ थी वो 38% के आसपास थी, तो जो आपका बेस है वो 138 है। और उससे अगर आप 5-6% ग्रोथ दिखाते हैं तो वो कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से आपको कम दिखेगी, लेकिन उसकी बेस वैल्यू से अभी भी वो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, हमें ऐसा लगता है कि डिमांड जो प्रॉपर्टी की है वो बनी रहेगी, बिकॉज जैसे जैसे देश का अर्बनाइजेशन होगा और जैसे जैसे मिडिल क्लास की तादाद बढ़ती जाएगी वो बनी रहेगी। तो हमारा सलाह यही रहेगा कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं और कंजम्पशन के लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आपको कोई अच्छा मौका मिलता है और आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, तो सर्टेनली आपको वो घर खरीद लेना चाहिए। तो ये है मोटा माटी एक तरह से आउटलुक जो 2026 के लिए सर का है। चलिए इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला यहाँ पर। तो पहली खबर है लखनऊ से। लखनऊ में हाउस टैक्स का असेसमेंट और भी ट्रांसपेरेंट होगा। इसके लिए लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PTMS को इंप्लीमेंट करने वाली है। इससे बिल्डिंग टैक्स कैलकुलेशन से जुड़े आकलन और वसूली ज्यादा पारदर्शी और सटीक हो सकेगी। इस सिस्टम में हर एक प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बिल्डिंग का असली बिल्टअप एरिया, इस्तेमाल और मालिकाना जानकारी दर्ज रहेगी। इससे अंडर असेस यानी कि कम टैक्स लगने वाली या टैक्स के दायरे में नहीं आने वाली कंपनियों को, संपत्तियों को चिन्हित भी किया जा सकेगा।
PTMS की मदद से गलत टैक्स दर, मनमाना आकलन या पुराने रिकॉर्ड की वजह से होने वाली शिकायत कम होंगी और नागरिक और अधिकारी दोनों टैक्स डेटा को आसानी से देख और यहां पर समझ सकेंगे। सर, क्या लगता है कि हाउस टैक्स पर जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर इस फैसले को आप कैसे यहां पर देख रहे हैं? ये एक बहुत वेलकमिंग मूव है अभिषेक, क्योंकि इससे जो सबसे और मेरे हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन इंडिया लेवल पे होना चाहिए। बिकॉज एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा कि आपके पास एक डिजिटल बेस बनेगा जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। टैक्स कैलकुलेशन में आप जितनी ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप कम कर सकते हैं वो और ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो लोग सही तरीके से पहले टैक्स पे कर रहे थे उन पे कोई दबाव नहीं आएगा, उनके लिए ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। और इस सिस्टम ड्रिवन असेसमेंट से भ्रष्टाचार भी कम होगा और विवाद भी कम होंगे। तो हमने देखा है कई बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बाय सेल करना चाहते हैं या फिर कोई टैक्स को लेके जो जिस तरीके से कई बार जो बिल्स आते हैं, इन सब चीज़ों में इस ट्रांसपेरेंसी के आने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि लोगों के काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी आएगी और प्लस एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी आएगा। हालाँकि एक जो तबका है जहाँ पर जो इस दायरे में पहले नहीं आ रहा था या फिर सही असेसमेंट के हिसाब से टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आप पाएँगे कि थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा टैक्स शायद लोगों को देना पड़ेगा। सर, कई सारे मामले तो ऐसे भी देखने को मिले थे कि जहां पर कभी कभी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो फिर उसको ट्रीट किया गया कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको ट्रीट किया गया कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसके लिहाज से वहां पर टैक्स सिस्टम बनाया गया था। एक ये भी कन्फ्यूजन होगा जो कि यहाँ पर इस सिस्टम से दूर होने की उम्मीद की जा सकती है। सर, लेकिन क्या PTMS लागू होने से आम नागरिकों पर जो हाउस टैक्स का बोझ है वो क्या बढ़ जाएगा, खासकर उन लोगों पर जिनकी प्रॉपर्टी अब तक कम आकी गई थी? देखिए, सही तरीके से असेस की गई प्रॉपर्टीज पे कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिन्होंने कम आंकी गई थी या जो नेटवर्क के बाहर थी, वहां पर ये जो टैक्स है वो बढ़ेगा। बट अगर आप एक नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये अच्छा है। प्रैक्टिकली आप इसको ऐसा देखिए कि हम एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और हमारे जो टैक्स डिडक्ट होते हैं वो एम्प्लॉयर लेवल पे डिडक्ट होते हैं, वेरेस कई दूसरे तरीके से लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरीड इंडिविजुअल के साथ में जो टैक्स पे किया जा रहा है वो गलत है और जो टैक्स बचा पा रहे हैं वो सही है। तो मेरे हिसाब से ये इक्वलाइजेशन हेल्प करेगा। इनफैक्ट एक और पर्सपेक्टिव है कि जब इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, इससे एक लार्जर पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। अभी एक रीसेंट इंसिडेंट से जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रैशनलाइज किया। ये जीएसटी रैशनलाइजेशन इसीलिए हो पाया क्योंकि 2017 जीएसटी आने के बाद आपका जो कवरेज था लोगों से जीएसटी कलेक्ट करने का, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का, वो काफी बढ़ गया। तो उससे चोरियां कम हुई, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। उसका फायदा ये मिला कि गवर्नमेंट के ऊपर वो दबाव बना या गवर्नमेंट वो कर पाई कि अपने रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ में जीएसटी का दबाव लोगों के साथ कम कर पाए। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगा, तो जिस तेजी से हाउस टैक्स बढ़ाए जाते हैं और जो घाटे होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, वो मैनेज करने में भी आसानी रहेगी और फ्यूचर में भी ये टैक्स उस रेट से नहीं बढ़ने चाहिए अगर उनका कलेक्शन रेट अच्छा रहता है। ओके सर, इस प्रथा से ऑब्वियस सी बात है कि मतलब सारी चीज़ें जो होंगी हाउस टैक्स से रिलेटेड वो डिजिटली यहाँ पर एक तरह से रिकॉर्ड उसका रहेगा। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड में किसी गलती या विवाद की सिचुएशन में जो बायर्स हैं, जो मालिक हैं घर के, उनका शिकायत और सुधार का जो कितना आसान हो जाएगा सुधार करना उसमें, और कितनी ट्रांसपेरेंसी उनको यहाँ पर मिल सकती है इससे? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि जब किसी चीज़ का डिजिटाइजेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है या जो बॉडी है वो किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस को आगे लेके जाती है। तो अगर इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाया जाता है, एक एसएलए बनाया जाता है कि एक तय सीमा दी जाती है कि अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं या कोई भी आपके चैलेंजेस हैं, विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स डिफाइन किया जाता है और प्रॉपर्टी ओनर के पास एक राइट होना चाहिए कि वो डेटा सुधार करने में अपने सजेशन दे रखे। मान के चलिए कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है जो किसी ने गलत तरीके से सिस्टम में अपडेट कर दी है,
तो मेरे पास एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए कि मैं उसको चैलेंज कर सकूं और सिस्टम उसको ऑडिट करे और उसको कोर्स करेक्ट करे। अगर ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से अगर की जाती हैं तो जाहिर सी बात है इससे लोगों की कन्वीनियंस इंक्रीज होगी, नंबर वन। नंबर टू, आपको बहुत ज्यादा नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी और शायद लोगों का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। और हमने ये देखा है कई जगह पे, जैसे हम छोटी सर्विसेज से बात करते हैं, दिल्ली में कई सारी एमसीडीज आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या हाउस टैक्स कलेक्शन, इस तरीके की सर्विसेज ऑनलाइन देती हैं और ये देने की वजह से लोगों को काफी कन्वीनियंस मिली है। तो डिपेंड करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कोई रेडिसल मैकेनिज्म बनाया जाए और सही समय पे उसको रिजॉल्व किया जाए, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मूवमेंट। कुल मिला के जो है वो हाउस टैक्स से जुड़े जितने भी विवाद अगर होंगे वो यहाँ पर रिजॉल्व हो सकते हैं और डिजिटल सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसका असेसमेंट करना आसान होगा और जो मकान मालिक हैं या फिर जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके लिए भी एक तरह से यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगी ईजिली इनको समझने के लिए और टैक्स को असेस करके उसका रीपेमेंट या पेमेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो। चलिए, इस बीच कई सारे रिपोर्ट्स भी आए हैं क्योंकि ईयर एंड था, मतलब साल खत्म हो गया, तो वैसी बात कई सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आई थी तो उनका भी हम लोग यहाँ पर रुक कर लेते हैं। तो साल 2025 में भारत के टॉप शहरों में घरों की बिक्री की कुल वैल्यू करीब 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से लगभग 6% ज़्यादा है। लेकिन घरों की जो संख्या में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट सर्विसेज फर्म एनालॉग की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में देश में कुल बिके घरों की संख्या 14% कम होकर 3,95,625 यूनिट्स हो गई है, जो कि 2024 में 4,59,645 यूनिट्स थी। इसके पीछे प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें, आईटी सेक्टर में छटनी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज और कम मांग वजह रही हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेपो रेट कट होने से होम लोन सस्ते होने की उम्मीद से साल 2026 में यानी कि इस साल खरीदारों को फायदा मिल सकते हैं, यानी कि एक तरह से अफोर्डेबिलिटी जो है घरों को लेकर वो यहाँ पर बढ़ सकती है। सर, क्या आरबीआई की जो रेपो रेट में कटौती का फायदा आम होम बायर्स तक सही तरीके से पहुंचेगा या बढ़ती घरों की कीमतें यहाँ पर इसका लाभ कम कर देंगी? यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मिडिल क्लास खासतौर पर यहाँ पर देखा है उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव देखेंगे अभिषेक, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज अगर ईएमआई कम होती हैं, जाहिर सी बात है ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और आपको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अगर 0.25% का भी अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है होम लोन के अंदर 20 साल के लिए, इसका लार्जर इम्पैक्ट जो है वो 10 लाख के लोन पे आता है। मतलब मान के चलिए कि अगर मेरी ईएमआई देने की काबिलियत महीने में 50,000 रुपए है और मैं 55 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ, और अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 0.25 हो जाता है तो मैं 65 लाख तक का लोन ले सकता हूँ उसी घटे हुए इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो ये अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यानी जो बायर पहले एक सर्टेन रेंज के घर नहीं खरीद पा रहे थे वो ले सकते हैं, तो उसका फायदा मिलेगा। बट जिस प्रकार से रियल एस्टेट में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो ये उतना फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे और शायद अभी भी कई सारे लोगों के लिए एक घर खरीदना, स्पेशली मेट्रो सिटीज के अंदर, अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे जो डेवलपर जिस तरीके के प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं या जिस तरीके डिमांड सप्लाई मिसमैच है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस पे किया जाना चाहिए। बिकॉज अफोर्डेबिलिटी और बाइंग अ हाउस ideally should be one of the fundamental right for any individual who are staying in one of the country. So ये मिक्स रिएक्शन रहेगा। अगर प्राइसेस 10% या 12% से बढ़ते रहे तो इसका बहुत खास असर देखने को नहीं मिलेगा और शायद हो सकता है कि लोग अभी भी उस तरीके घर खरीद ना पाए जिस तरीके से वो लेना चाहते हैं, until unless वो घर वहां खरीदेंगे जो मेन सिटीज में नहीं आता, जो सबब जिसे हम बोलते हैं, सैटेलाइट सिटी जिसे हम बोलते हैं, या फिर शहरों से थोड़ा दूर। जैसे बॉम्बे का अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो नवी मुंबई जाके अफोर्ड कर सकता है घर, बट बॉम्बे के अंदर वो अफोर्डेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। यानी कि सर, मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो उनके आउटस्कर्ट्स में यहाँ पर थोड़ी सी उनकी डिमांड जो होगी वो फुलफिल हो सकती है, या फिर वो टियर 2 या टियर 3 शहरों में जाएं या फिर छोटे शहरों में जाएं, वहाँ पर उनकी डिमांड हो सकती है। एम आई राइट सर? या फिर वो बहुत छोटे घर लें, और जो अभी आज के टाइम पे कम दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 2017 में
गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसमें अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग पे काफ़ी ध्यान दिया गया था। तो वहाँ पर कोशिश की गई थी कि लोगों को एटलीस्ट एक विद इन रेंज के अंदर घर दिए जा सके, जिसके लिए उन घर की जो साइज थी दैट वाज लेस। बट अभी का जो आप रियल एस्टेट स्पेक्ट्रम देखेंगे, उस तरीके के घर की सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। ज़्यादातर सप्लाई लग्जरी, हाई एंड और थोड़े से बड़े घरों की है, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास की रेंज के बाहर है। और आंकड़े भी जो रिपोर्ट कही गई है उसमें भी ये चीज़ साफ होती है कि जो सेल्स वैल्यू है कुल मिला के वो तो बड़ी है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ जो यूनिट्स बिकी हैं उनकी संख्या घटी है। तो ऑब्वियसली बात है यानी कि प्रीमियम सेगमेंट जो है 1 करोड़ सवा करोड़ वो ये जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर अल्टीमेटली बढ़ता हुआ दिखा है। वहाँ के बायर ज़्यादा बड़े हुए हैं और जो 1 करोड़ से कम के हैं वो तो बेचारे यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा अभी रुके हुए हैं, उम्मीद से कि शायद अफोर्डेबल सेगमेंट थोड़ा सा होगा। वो यहाँ पर सरकार का इंटरवेंशन की भी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि कहीं जब इंटरवेंशन हो तब जाके वो अपने हाथ खोलें और वहाँ पर वो बाइंग की यहाँ पर एक रणनीति बना सकते हैं। चलिए चलते हैं एक चलते सर्टेन हैं बैलेंस जी। होना चाहिए अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, श्योर अपॉलजी सर फॉर श्योर इट। सर। एक सर्टेन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी शहर की अगर आबादी देखेंगे तो ज़्यादातर 3 तबके की आबादी होती है, लोअर इनकम क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर इनकम क्लास। और किसी भी शहर का 70 से 80% जो आबादी है वो ये 2 सेगमेंट में है, लोअर इनकम क्लास और मिडिल क्लास। अपर इनकम क्लास आपका 10 से 15-20% लोगों के लिए आता है ना? तो कहीं न कहीं पे किसी को ये भूमिका तय करनी पड़ेगी कि अगर 70% आबादी इस रेंज की आती है, तो उस शहर के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स का रेशियोज़ क्या होगा? अगर वो डिफाइन किया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे घर, अफोर्डेबल घर, जो बेसिक नेसेसिटी को लोगों की फुलफिल कर सके और लोगों का एक जो सपना है अपना घर लेने का, वो पूरा हो सके। तो अगर उस रेशियो को अगर मेंटेन किया जा सके कहीं पर, जो पिछले 2-3 सालों में हमें नहीं देखने को मिल रहा है, और ये कंसर्निंग है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस ऊपर गए हैं, बट जो नंबर ऑफ हाउस ओनर्स हैं, वो उस तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। ओके चलिए चलते हैं इसी साथ अगली खबर की ओर। साल 2025 में भारत में ऑफिस स्पेस लीजिंग अब तक 70 मिलियन स्क्वायर फीट के पार पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड ग्रोथ है और सालाना आधार पर 6% ज़्यादा है। कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा मेनली टॉप 7 शहरों जैसे कि बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस की मजबूत मांग से आया है। बेंगलुरु ऑफिस लीजिंग के मामले में 1/3 हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। इस तेजी की वजह कंपनियों का विस्तार, विशेष तौर पर टेक कंपनियां, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCCs है। नया ऑफिस सप्लाई भी बढ़ा है लेकिन डिमांड उसे पीछे छोड़ रही है, जिससे वैकेंट स्पेस कम हुआ है और रेंटल रेट्स जो हैं वो भी बढ़ते हुए यहाँ पर देखे हैं। सर, क्या ऑफिस स्पेस की जो ये मांग बढ़ी है आने वाले सालों में बनी रहेगी, खासकर जब वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल अभी भी चलन में है, एक तरह से कोविड के बाद खासतौर पर अगर देखा जाए तो? अभिषेक, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न चेंज करेंगे। सबसे पहले इंडिया हिस्टोरिकली इट्स अ सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस का ज़्यादा रहता है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस रेशियोज को कैसे बढ़ा सकें, बट डिलिबरेटली हम सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। दूसरा ये है कि अगर आप एक पैटर्न चेंज देखेंगे पिछले 4-5 सालों के अंदर कंपनीज के अंदर, जो ऑफिसेस एक्वायर करने की जो पैटर्न है उसमें अब क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ईसीजी कंप्लाइंट ऑफिसेस की डिमांड बढ़ी है। तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर भी जहां पर वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी कोलैबोरेशन स्पेस की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिए हैं, वो हाइब्रिड मॉडल रन कर रहे हैं। बट चूंकि उनकी डिमांड अब काफी क्वालिटी ड्रिवन है और ईसीजी कंप्लाइंट है, तो वो डिमांड बनी रहेगी। तो हमें लगता है कि डिमांड खत्म नहीं होगी, बल्कि प्रीमियम ऑफिसेस तक सीमित रहेगी। और दूसरा, अगर आप इंडिया का पैटर्न देखेंगे, जो आपने बात की, जो रिपोर्ट आई है, वो इसलिए भी है बिकॉज ये जो हमारे मुख्यतर 6 शहर हैं, ये हमारे देश की सर्विस इकोनॉमी को लीडिंग फ्रंट है। एंड आई एम नॉट श्योर कि आई विल नॉट सरप्राइज कि ये 6 शहर जो हैं हमारी सर्विस इकोनॉमी में 60 से 70% कंट्रीब्यूट करते हों, है ना? तो ये डिमांड हमारे हिसाब से बनी रहेगी, ये डिमांड कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा, आप किसी भी शहर का अगर आप पैटर्न देखेंगे, अगर वहाँ पर 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो वहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, मे बी लाइक 5-10% होगी। 80-90% जो डेवलपमेंट है बाकी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो जो रेशियो की जो स्कैरसिटी है, दैट itself will going to remain in the system.
लास्ट नॉट द लीस्ट जो हमें लगता है इस सेगमेंट के अंदर, कमर्शियल के अंदर, पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे, आप छोड़िए 4 साल, छोड़िए आप 10 साल छोड़िए, 10 साल आप देखिए, किसी भी शहर में आप जाके देखेंगे, पिछले 10 सालों में इतने कमर्शियल टावर नहीं बनाए गए हैं। तो कोविड के बाद जब राइट। सडन डिमांड की रिक्वायरमेंट आई, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हुए। और कमर्शियल के अंदर जो एवरेज डिलीवरी ऑफ ऑक्यूपेंसी है ना, सॉरी, डिलीवरी ऑफ डेवलपमेंट है, वो 3 से 5 साल लगते हैं। मतलब आज जो डिमांड है उसकी सप्लाई 5 साल बाद होगी। तो आज के टाइम पे इंडिया लेवल पे इन शहरों पे डिमांड सप्लाई मिसमैच है, और हमें नहीं लगता कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है वो कम होता हुआ होगा, या हमें नजर आ रहा है ये बना रहेगा हमारे हिसाब से। तो अगर आप एक कमर्शियल इन्वेस्टर हैं, सर्टेनली आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए। अगर आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, सर्टेनली आपको इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में ओवर रेसिडेंशियल। तो ये तरह से बोनस पॉइंट भी सर ने यहाँ पर दे दिया है। ऑफिस स्पेस जो है, लीजिंग का जो स्पेस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है। 70 मिलियन स्क्वायर फीट का तो इसने आंकड़ा क्रॉस किया ही है, और उम्मीद कर सकते हैं, संभावना बन रही है कि इस साल ये आंकड़ा जो है वो और भी क्रॉस होता रहा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम की डीएलएफ कमेलिया फ्लैट के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़ किया है। एक फ्लैट की कीमत 12 करोड़ रुपए सुनने में ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन डीएलएफ कमेलिया के कुछ फ्लैट्स की कीमत ही अगर आप जानेंगे तो फिर 100 करोड़ रुपए के आसपास भी चल रही है। ऐसे में 12 करोड़ रुपए कम ही है। बहरहाल गिरोह के लोगों ने खरीदार को वादा किया था कि वे बैंक की नीलामी से डीएलएफ कमेलिया की प्रीमियम प्रॉपर्टी उन्हें सस्ते में, यानी कि 12 करोड़ रुपए जैसे कि मैंने बताया, उसमें खरीद कर देंगे, जिसके लिए इन लोगों ने असली दिखने वाले ज़रूरी कागजात भी बनवाए। खरीदार को यकीन हो गया और उसने 12 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन ओनरशिप का जब पता चला तो वो नकली निकला। बैंक की ओर से ऐसी कोई नीलामी हुई ही नहीं थी। मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंचा, जिसकी जांच में दिखाए गए सभी कागजात नकली निकले। जांच में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि फर्जी नीलामी दस्तावेज, सेल्स सर्टिफिकेट और मॉर्गेज कागज तैयार कर लोगों को ठगा जा रहा था। ये गिरोह अब तक अलग अलग राज्यों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी जो है वो कर चुका है। सर, ऐसे प्रॉपर्टी फ्रॉड कई बार देखे गए हैं। बड़े ग्रुप्स का नाम लेकर लोगों को ठगा जाता है, सस्ते में दिलवाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। काफ़ी आम हो चला है ये वाला जो सिलसिला है। ऐसे में इससे बचने के सर क्या खरीदारों के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे इसको बचा जा सकता है ऐसे मामलों से? देखिए, ये बड़ा ही कॉमन पैटर्न है, चाहे वो प्रॉपर्टीज में हो या फिर हमने इससे पहले इन्वेस्टमेंट्स में भी देखा है। तो मेरी आपके दर्शकों से एक 2-3 सजेशंस ही हैं जिसको आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि टू गुड टू बी ट्रू डील से दूर रहें। अगर जो बहुत अच्छी डील आपको दिखाई दे रही है, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है जो इंडिया के अंदर सेंटिमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर एक लार्जर डिस्काउंट मिलना, स्ट्रेस सेलिंग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो तरीका है लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का, वो जनरेशनल माइंडसेट वाला तरीका है। तो आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर कोई भी अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हर 1 साल, 6 महीने, 5 महीने, 2 साल में फ्लिप कर रहा है। बहुत कम ऐसा माइंडसेट है। तो टू गुड टू बी ट्रू डील से आप दूर रहें। दूसरा है कि जब भी इस तरीके की कोई इंक्वायरी आपके पास में आती है, तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उस नोटिस की जांच करें। बिकॉज एज पर प्रोटोकॉल जब भी बैंक इस तरीके की स्ट्रेस सेलिंग करती है तो इसके नोटिसेस वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देते हैं। अगर आप वो ढूंढने में भी अगर आप नाकामयाब हैं, तो कोई भी पैसों का लेन देन करने से पहले आप पर्सनली उस ब्रांच को विजिट करें। तो मान के चलिए कि अगर ये गुड़गांव की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है उस प्रॉपर्टी के लोन पेपर किसी ना किसी गुड़गांव ब्रांच में ही होंगे, और वहीं से वो लोन सैंक्शन किया होगा। तो आप इतना बड़ा पैसा जब आप डालने वाले हैं, तो आप डायरेक्टली ब्रांच जाइए, आप एजेंट को साथ लेके जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए और इस जानकारी को रीवेरीफाई कीजिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्ट्रेस प्रॉपर्टी हो, आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, आप सेकेंडरी बाय कर रहे हैं, बिना लीगल ड्यू डिलिजेंस के आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है।
और ये खर्चा बहुत कम है। इस मतलब आप मान के चलिए इसका जो एक्सपेंस है वो 10-15 हज़ार रुपए से लेके 20-25 हज़ार रुपए जो आपको लॉयर चार्ज करेगा। इसके बदले में आपको वो ड्यू डिलिजेंस करके देगा। क्या ये प्रॉपर्टी कागज़ात ठीक हैं? टाइटल डीड क्लियर है? इसके ऊपर किसी तरीके का केस तो नहीं है? तो ये सब चीज़ें जब ट्रांसपेरेंट हो जाएँगी, उसके बाद ही आप इस तरीके के ट्रांज़ैक्शन में डील करिए और स्पेशली इन सब बातों को कंफर्म करने के बाद ही आप कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कीजिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखें जब भी आप बैंक नीलामी वाली जो प्रॉपर्टी है खास तौर पे जब उसमें आपकी रुचि अगर उसमें है खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखने की बेहद यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन सर क्या पुलिस और बैंक मिलकर ऐसी फर्जी नीलामी और प्रॉपर्टी फ्रॉड रोकने के लिए कोई एक सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं बना सकते जिससे आम खरीदार जो है वो सुरक्षित रहे यहाँ पर? सो आइडियली बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई जिस तरीके से सिविल है उसी तरीके से कोई नेशनल प्रॉपर्टी ऑक्शन पोर्टल काइंड ऑफ अगर चीज़ें होती हैं वो अच्छी बात है, जहाँ पर सारे बैंक मिलके आए और जो भी इनकी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं या जो भी प्रॉपर्टी वो ऑक्शन करना चाहती हैं वो वहां पर आए। बट आज के लिए ये सब चीजें अभी अवेलेबल नहीं है अभिषेक। बट जितना हमें समझ में आया है इस सब चीज़ों पे बात चल रही है। जैसे इंश्योरेंस का हम आपको बताते हैं तो इंश्योरेंस में इससे पहले कोई भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं थी। बट पिछले कई 4-5 सालों में इंश्योरेंस ने मिलके इंश्योरेंस ब्यूरो करके एक अपना सिंडिकेट बनाया है, राइट। जहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करती हैं और इंश्योरेंस रिलेटेड फ्रॉड को रोकने की कोशिश करती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं है तो, और चूंकि इंडिया के अंदर जो एवरेज ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट में होती है वो आपके सेविंग्स का या आपके लाइफ टाइम सेविंग्स का 10 से 50% होती है। तो हम यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन बॉडी के भरोसे अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि जब तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है आप किसी भी तरीके की डील, फॉरगेट अबाउट कि आप ऑक्शन डील कर रहे हैं, ऑक्शन डील के अलावा आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आप लीगल ड्यू डिलिजेंस कराएं। अगर आप बैंक से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप ब्रांच विजिट करें, ब्रांच के ऑफिसर से मिलें, वहां पर इस पूरी जानकारी को पुख्ता करें, है ना। और तीसरा जो आपका पार्ट है कि अगर टू गुड टू बी ट्रू वाली डील है तो आप उसमें थोड़ा कॉन्शियस रहें, अवॉइड करें उस तरीके की। इस तरीके की बहुत 50% 60% स्ट्रेस डील्स इंडिया में नहीं होती हैं अनटिल अनलेस वो प्रॉपर्टी फर्जी है या उस पर कोई कोर्ट केस है। तो मीठी मीठी बातें अगर कहीं जा रही हैं किसी डेवलपर की ओर से या फिर किसी ब्रोकर की ओर से तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें और ड्यू डिलिजेंस जो है वो यहाँ पर ज़रूर करें, जैसे कि सर यहाँ पर सलाह देते हुए देख भी रहे हैं। चलिए, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक बढ़िया फैसला दिया है कि कोई भी किराएदार जो है, टेनेंट जो है यहाँ पर, मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड को नहीं ये बता सकता कि उसे कौन सी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए या कहाँ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मकान मालिक खुद तय करेगा कि उसकी बोनाफाइड ज़रूरत यानी कि सच्ची आवश्यकता जो है वो उसके लिए कौन कौन सी जगह सबसे उपयुक्त हैं और किराएदार उसके फैसले पर दबाव नहीं डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पिछले आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट और अपीलिएट कोर्ट के निर्णय को बहाल किया है, जिन्होंने पहले ये माना था कि मकान मालिक को उस संपत्ति की ज़रूरत है जहां से वो किराएदार को एक तरह से यहाँ पर निकालना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि किराएदार केवल यह चुनौती दे सकता है कि मकान मालिक की ज़रूरत असली है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं तय कर सकता कि मकान मालिक को किसी दूसरी जगह व्यवसाय शुरू करना चाहिए। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या मकान मालिक को अपनी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर जब वह खुद उस जगह पर व्यवसाय शुरू करना चाहता हो? देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है अभिषेक, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि हिस्टोरिकली क्या देखा गया है, इसके दोनों हिस्से हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मकान मालिक है किसी प्रॉपर्टी का तो ये उसका फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है ना। बट प्रीवियसली ऐसा देखा गया है और ये स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होता है, जनरल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नहीं होता, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होता है। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि एक मार्केट है, वहां पर एक मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और मेरे से किसी किराएदार ने वो प्रॉपर्टी किराए पे ली और उसने अपना रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस बिल्ड किया वहां पर। मान के चलिए वो बिजनेस किराने की दुकान का था या किसी स्पेशलाइज सर्विस सलून था, मान के चलिए।
उसको मार्केट किया, उसको प्रमोट किया, लोगों में ब्रांड वैल्यू रिकॉल हुई और वहाँ पर एक ऑडियंस गैदर होना स्टार्ट हुई। और सडनली हिस्टोरिकली देखा गया, फिर मकान मालिक ने अपने मनचाहे तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया और वो जगह खाली करने के लिए बोली। तो इस तरीके काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड कोर्ट में गए और जहाँ पर कोर्ट ये देख के डिसीजन देता है कि कहीं इस डिसीजन की वजह से जो किराएदार है उसकी इनकम पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, जो कि आता है। एंड उस केस में वो डिस्प्यूट कई सालों तक चलते चले आए हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल। अभी जिस तरीके का कोर्ट का जो फैसला आया है, ये काफ़ी वेलकमिंग मूव है। यहाँ पर सिर्फ कोर्ट ने ये बोला है कि हम बोनाफाइड नीड को रीअसेस करेंगे। एक टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आपको ये बिजनेस कहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट ऑफ द ओनर। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ये भी असेस करेगा कि जिस रीजन से ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा रहा है या टेनेंट को खाली करने दिया जा रहा है, जो जरूरत है वो वास्तविकता है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये एक साजिश है जिसमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि टेनेंट ओनर के पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे और ये एक्शन करने की वजह से क्या ओनर की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर वो बढ़ रही है तो टेनेंट के पास में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अपने लैंडलॉर्ड को ये बोल सके कि आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सरसाइज कीजिए और हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफी वेलकमिंग मूव है, लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज होगी आने वाले टाइम में, अगर इस तरीके के और केसेस आते हैं, कि कोर्ट बोनाफाइड नीड्स को कैसे असेस करेगा, कैसे ये डिसाइड होगा कि ये जो रिक्वायरमेंट रेज की गई है वो वास्तव में जरूरत है या नहीं है, और उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी इसमें काफी काम होना बाकी है, बहुत काफ़ी गैप्स है इसके अंदर। जी जी। तो काफ़ी काम होना बाकी है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर एक तरह से मकान मालिक के हित की, यहाँ पर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अल्टीमेटली किराएदार को जो है यहाँ पर उसको ये राइट तो दे दिया गया है कि बोनाफाइड ज़रूरत जो है वो वहाँ पर पता कर सकता है, लेकिन मकान मालिक को भी यहाँ पर वैलिड रीज़न देना होगा जिसकी वजह से वो एक तरह से किराएदार को यहाँ पर हटा रहा है, और अपने उसके बेनिफिट अगर होंगे और उसका रीज़न वैलिड होगा तभी यहाँ पर एक तरह से ये जो फैसला है वो यहाँ पर अमल में लाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। साल 2025 तक गुरुग्राम में मकानों की कीमतों में 2019 के मुकाबले लगभग 150% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है, जो भारत के किसी बड़े शहर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। कीमतें खासकर प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग से इंस्पायर्ड हैं, जहां खरीदार बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी लेना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से ट्रांजैक्शंस की संख्या थोड़ी घटने के बावजूद कुल सेल वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि खरीदे बेचे जाने वाले घरों का मूल्य बहुत ज़्यादा है। गुरुग्राम की यह उछाल नोएडा, पुणे और मुंबई जैसी जगहों से भी काफ़ी आगे है, और इस ट्रेंड के पीछे हाई इनकम, बेटर फैसिलिटीज़ और लग्जरी हाउसिंग की मांग बड़ी वजह है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2026 में कीमतें मॉडरेट होने पर मिडिल इनकम ग्रुप के खरीदारों के लिए बाजार थोड़ा सुलभ हो सकता है। हालांकि गुरुग्राम सर अल्टीमेटली इतना महंगा प्रॉपर्टी आईटी सेक्टर भी एक तरह से बनता ही जा रहा है, और देखा जाए तो फिर सबसे बड़े जो मिलियनियर्स हैं वो वहाँ पर अपना निवेश कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि गुरुग्राम में जो मकानों की कीमतें हैं 150% की तेज़ बढ़ोतरी, इससे एक तरह से मिडिल इनकम और पहली बार जो घर खरीदने वालों का सपना जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा या दूर हो जाएगा अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो? अभी के लिए हाँ, हमें लगता है कि ये अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी लोगों के बाहर है, बिकॉज गुड़गांव में जो हमने पैटर्न देखने को मिला है एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 2 साल में, कि एंड यूजर से ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टर और लग्जरी बायर का मार्केट बनता जा रहा है। और जो इन्वेंट्री भी है उसमें ज़्यादातर जो इन्वेंट्री जो बाय हो रही है वो इन्वेस्टर के थ्रू ही बाय होती है। यहाँ पर एक माइंडसेट बनता है कि आप प्रॉपर्टी जब प्री लॉन्च है उसके टाइम पे आप बुक करें, और जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी उसके टाइम पे आप एग्जिट करें, और उसके बीच में आप एक मुनाफा बना पाएं। और ये काफ़ी ये इसको हम बोल सकते हैं लग्जरी ड्रिवन ग्रोथ है। अगर जॉब्स, अच्छी इनकम जॉब्स बनी रही, ग्लोबल कैपिटल आता रहा और लग्जरी डिमांड बनी रही, तो ये शायद ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। और अगर नहीं रहती है तो हो सकता है कि आप इसके अंदर थोड़ा प्राइस करेक्शन या स्टैग्नेशन देखने को आपको मिले। और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा, ये हम नोएडा में देख चुके हैं, इससे पहले हम बॉम्बे में देख चुके हैं, बैंगलोर में देख चुके हैं। तो जस्ट अ मैटर ऑफ साइकिल, बट सर्टेनली अभी के लिए एक मिडिल क्लास के लिए गुड़गांव में घर लेना एक सपने देखने जैसा है।
सपने देखने जैसा ही है और सपना दूर भी होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खरीदारों के लिए एक दिक्कत खड़ी कर रहा है। सर, लग्जरी हाउसिंग पर बेस्ड ये जो ग्रोथ है वो कितनी टिकाऊ आपको लग रही है, और अगर हाई इनकम डिमांड यहाँ पर धीमी पड़ जाती है तो गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार जो है वो सर इससे कितना इम्पैक्ट हो सकता है इससे? अगर हम इसको देखें कि देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि जनरली इस तरह की ग्रोथ बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करती किसी भी मार्केट में। और हमने देखा है कि रिवर्जन टू मीन जिसे हम बोलते हैं कि देयर शुड बी हैपन सूनर और लेटर ऑन इट। तो अगर ये ग्लोबल कैपिटल आता रहा तो हो सकता है ये ग्रोथ अभी आपको और देखने को मिले। बट सर्टेनली सूनर लेटर ये जो प्राइस रियलाइनमेंट है वो होने चाहिए, बिकॉज गुड़गांव उन चुनिंदा लोगों प्लेसेस में नहीं आता जहां पर लैंड की भारी कमी है। लैंड काफी अवेलेबल है। आपने नया गुड़गांव देखा, आपने द्वारका साइड का एक्सपेंशन देखा, आप मानेसर साइड एक्सपेंशन देख रहे हैं। तो जमीन की ऐसी कोई किल्लत नहीं है, कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ है वो बनी रहे, डिमांड सप्लाई मिसमैच बना रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इधर इट हैज टू अंडरवेंट विद द प्राइस करेक्शन और अ टाइम करेक्शन, दो ही चीजें हो सकती हैं। और ये पहले हो चुका है। अगर आप 2009-10 के बाद से 18-19 तक देखें तो एक वो फेज था जहां पर बहुत लंबे समय तक प्राइसेस सेम रही या अपने पीक प्राइस से 20 से 30% गिरावट उसमें देखी गई थी। तो यहाँ पर टिकाऊ जो है, जो तेज़ी है वो टिकाऊ नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ बढ़ती है वहाँ पर करेक्शन ज़रूर देखने को मिलता है। और कहा जा सकता है कि मतलब प्रॉपर्टी के लिहाज से भी यहाँ पर चीज़, खासतौर पर अगर गुड़ग्राम की यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। जैसा होगा वैसा हम लोग यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। अब चलते हैं अपनी अगली खबरों की ओर, जो कि फटाफट हम लोग यहाँ पर कुछ खबरों का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 417 रेजिडेंशियल यूनिट्स को ई ऑक्शन के जरिए कुल 1045.14 करोड़ रुपए में बेची है। यह हिस्सा आम्रपाली एस्पायर प्रोजेक्ट का है, जो पहले अधूरा पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी को पूरा करना था, ताकि घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें। ये यूनिट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एस्पायर लीजर वैली और नोएडा सेक्टर 76 के एस्पायर सिलिकॉन सिटी में थी। एनबीसीसी को इस बिक्री से लगभग 10.5 करोड़ रुपए की मार्केटिंग फीस मिलेगी। एनबीसीसी एस्पायर प्रोग्राम के तहत अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहा है, बिक्री से हुई कमाई का पैसा निर्माण में लगा रहा है, ड्यू पेमेंट देने और घर खरीदारों को घर देने का काम भी ये कर रहा है। वहीं साल 2025 में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश काफी बढ़ गया है। सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूंजी निवेश 6.7 बिलियन यानी कि लगभग 593 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से 59% ज्यादा है। विदेशी निवेशकों ने कुल निवेश का 76% हिस्सा लगाया है, जिससे विदेशी पूंजी की दिलचस्पी स्पष्ट हुई है। ऑफिस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा 35% निवेश हुआ है, उसके बाद डेटा सेंटर 23% और रेसिडेंशियल 21% सेक्टर रहे हैं। लैंड में भी एक तरह से निवेश मजबूत रहा है, खासकर ऑफिस और डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2026 में भी निवेश मजबूत रह सकता है और ऑफिस, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर जैसे एसेट्स पर फोकस यहां पर जारी रह सकता है। उधर मुंबई में 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस की संख्या पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर 1.50 लाख तक पहुंच गई है, जो 14 साल का हाईएस्ट नंबर भी है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक बीएमसी क्षेत्र के रजिस्टर्ड बिक्री और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस दोनों में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2025 में भी रजिस्ट्रेशन 16% बढ़ा है और कुल रजिस्टर्ड संपत्तियों में लगभग 80% रेसिडेंशियल यूनिट्स थी। विशेषज्ञों के अनुसार ये मजबूत मांग और बेहतर सप्लाई की वजह से हुआ है। वहीं दिल्ली में जमीन खरीदने का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो जान लें कि जल्द ही जमीनों का ऑनलाइन हिसाब किताब रखने की तैयारी है। इससे सरकारी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जे रुक सकेंगे। दिल्ली सरकार ने सभी जमीन रखने वाले विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने कब्जे वाली जमीनों और प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी जल्द से जल्द दें, जिससे ये एक ही सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस में डाली जा सकें। ये जानकारी दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि डैमिस बनाने और उसे अपडेट करने में काम आएगी। डैमिस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर दिल्ली की सभी सरकारी जमीनों और प्रॉपर्टी की मैपिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DSIIDC ने पहले भी कई बार कहा था, लेकिन कुछ विभागों ने ये जरूरी जानकारी नहीं दी थी। अब सभी डिवीजन के हेड को कहा गया है कि वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें, साथ ही ये भी पक्का करें कि तय समय के अंदर यही फॉर्मेट
में पूरी और सटीक जानकारी एक तरह से मुहैया कराई जाए। सर, इन खबरों में किसी में एक टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी वाले में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अभिषेक। आई थिंक ये दर्शाता है कि इंडिया का रियल एस्टेट मॉडल जो है वो ग्रेजुअली अपने मैच्योर स्टेज के ऊपर जा रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हो रहा है ये बहुत अच्छा वेलकमिंग मूव है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब भी कोई इंडिविजुअल रियल एस्टेट खरीदता है ना, तो उनका जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये होता है कि क्या बिल्डर इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, है ना। और अगर हम ये विदेशों में देखें, जैसे मैं आपको सिंगापुर का एग्जांपल देता हूँ। सिंगापुर में जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जानी होती है, वो इस तरीके से बेची जाती है जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं। आप शोरूम में जाते हैं, आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है, और आप उसको निगोशिएट करते हैं और आप गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, जिससे सर्टेनिटी आती है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो चीज़ आपको एज इट इज मिलने वाली है। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत वेलकमिंग मूव है, और ये बहुत अच्छा मूव है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इंस्टीट्यूशन ड्राइव करें, ना कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मिडिल क्लास के पैसों पे हो। और कल अगर एक बिल्डर अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, उसका भुगतान मिडिल क्लास या एंड कंज्यूमर जो है ना वो उसको पे करे। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क चेंजिंग ऑन इट, और हम सरप्राइज नहीं होंगे आने वाले 5-10 सालों के अंदर कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जहां पर एक निवेशक को आज पैसा देना होता है और 4-5 साल बाद प्रोजेक्ट मिलता है, इसमें काफी हद तक गिरावट आएगी, और आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन फंडेड इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये कई सारे जो बदलाव हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, और एक लैंडमार्क मूव ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। सर, आज आपने समय दिया और सभी खबरों का बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी और आप इसी तरह ऐसी खबरों का विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सर, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो सर। थैंक यू सो मच अभिषेक, एंड आपके दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को वंस अगेन। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम आशा करेंगे 2026 सबके लिए समृद्ध रहे, मार्केट के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, और इसी तरीके से प्रोस्पेरिटी बढ़ती रहे हमारे देश के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले हफ्ते 10 खबरें होंगी, उसके साथ हम लोग एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए हम लोग को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।